So forces are of two types. Forces are of two types. First is contact force. For applying force you need to touch the object. तभी उस फोर्स को क्या कहते हैं? और लेकिन मैग्नेट क्या दूर से ही एक दूसरे को खींच लेता है, तो उसमें एक दूर से ही फोर्स लग रहा है. तो फॉर अप्लाइंग फोर्स we need to touch the object. ऐसा फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स, और दूसरा बुक में दिया है फ्रिक्शन फोर्स. एक एक करके हम देखते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्स में 11.6 पेज नंबर 134 मस्कुलर फोर्स. So when we lift a bucket, then our muscles are at work. हम जब बकेट लिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स काम पे आ जाते हैं. So when we lift bucket, then our muscles are at work. Such kind of force इस बार आप फर्स्ट नहीं है. इससे पहले भी फर्स्ट नहीं था. इससे पहले ही फर्स्ट नहीं था. पहले फर्स्ट नहीं था. हाँ बोलो बोलो. सर थोड़ा सा कैमरा को सर थोड़ा इधर कर सकते हो सर आप? उधर साइड में जो लिखा है सर वो दिख नहीं रहा. अब Yes. ठीक है. चलो मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब है कि when we apply force, ठीक है, then our muscles are at work. अपना स्पीकर ऑफ करो, आवाज आ रही है. then our जब बोलना हो तब ऑन कर लिया करो. muscles are at work. सर फिर से समझा देंगे. मैं भी लेना है. हाँ. कॉन्टैक्ट फोर्स लास्ट में हमने देखा था, जब हम किसी चीज को छू के फोर्स लगाते हैं तो उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे. और दूसरा फोर्स कौन सा होता है? एट ए डिस्टेंस. तो अभी हम टू टाइप्स हैं. पहला कॉन्टैक्ट बताना है, फिर यहाँ पे बताएंगे एट ए डिस्टेंस फोर्स. तो ए इज कॉन्टैक्ट और दूसरा कौन सा है? एट ए डिस्टेंस. यहाँ कॉमा लगेगा. तो जो कांटेक्ट फोर्स है, जब किसी को छू के फोर्स लगाते हैं, वो मसल फोर्स है. यानी आप बकेट उठा रहे हैं तो छू के ही तो उठा रहे हैं. यस सर. दीवार को पुश कर रहे हैं, पत्थर को पुश कर रहे हैं, तो क्या वो सारे मस्कुलर फोर्स हैं? आप प्लेइंग कर रहे हैं किसी से, आप कुश्ती या रेसलिंग कर रहे हैं, तो वो सब मस्कुलर फोर्स है. अगर सर हम सर मेरा डंबल उठा रहे हैं सर, वो भी मस्कुलर फोर्स है. सो अप्लाई फोर्स देन आवर मसल्स आर एट वर्क. जैसे लिफ्टिंग ए बकेट, तो उस टाइप को फोर्स को क्या कहते हैं? सो as lifting a bucket. तो ऐसी स्थिति में जो हमारी मसल्स होती हैं वो आपस में रब करती हैं. तो अगर हम अपने ऊपर की स्किन निकाल दें तो हमारे अंदर की मसल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी. सिल्वर कलर ये मसल्स हैं. तो these are various types of muscles. समझ में आई बात की नहीं? जैसे हम लोग चिकन पीस में देखते हैं तो मसल्स ही तो होती हैं. ऐसे इनमें रबिंग होती है और फिर हीट पैदा होती है. जब आप जिम में जाते हो तो क्या हीट भी पैदा होती है? तो ये है मसल्स व्हेन दीज आर एट रब देन दे. इसमें क्या होगा? बर्न एनर्जी एंड वी कैन मूव. तो पहली चीज है मस्कुलर फोर्स. अब जरा देखो, क्या एनिमल का मस्कुलर फोर्स है? जैसे बुलक्स, तो क्या बुलक्स की हल चलाते हैं वो लोग? मस्कुलर फोर्स लगा. तो फार्मिंग एनिमल्स ऐसा करते हैं. और देखो ऐसा आपकी बुक में बनाया हुआ है कि देखो ये बुलक्स यहाँ पर यूज किया. यस सर. बुलक सर इज यूज्ड टू ठीक है. कैरी मैनी और डिफिकल्ट टास्क. दूसरा है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन भी क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है? फ्रिक्शन. इफ टू ऑब्जेक्ट्स are in contact,
contact. Then a force is always there which opposes the motion between them. ठीक है? Then the force which opposes any kind of motion between them is called frictional force. Repeat करो. If two objects are in Contact, then the then force the force which which opposes opposes any kind of any kind of motion between them which opposes, जो उनके बीच में कोई भी मोशन ना होने दे या उसका विरोध करे. मोशन between them. रिया रिपीट करो. If the two objects are in contact, then the force opposes any kind of motion between them. Is called frictional force or simply friction. इसे क्या कहेंगे? Is called frictional force या friction. जैसे तुम साइकिल चला रहे हो और पैडलिंग बंद कर दो, क्या थोड़ी देर में गाड़ी आगे चल कर रुक जाएगी? तो नहीं चलेगी. तो इसका मतलब है रोड और आपकी गाड़ी के बीच में फ्रिक्शन है, और जो व्हील है उसके एक्सल पे भी कुछ फ्रिक्शन है. ऐसे व्हील चला दो, क्या चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? रुक तो जाएगी ना. तो उसमें उनके बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, तो इस तरीके से फ्रिक्शन क्या करता है कि moving objects, when object moves then only friction acts. आगे देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए डिस्टेंस फोर्स को यहाँ क्या लिखा है? बुक में पढ़ो. नॉन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो इसका दूसरा नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अच्छा, मैं ये पेन पकड़े हूँ, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ? तो क्या वो इसको छू के खींच रहा है कि दूर से ही खींच रहा है? दूर से. तो बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Sir, distance force. अच्छा, अगर एक मैग्नेट है तो और दूसरा मैग्नेट ये रख दो तो क्या खींचेगा दूर से? Yes, sir. तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ. व्हेन द फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोटॉन खींचता है? ऐसा एटम में होता है. जैसे सेंटर में प्रोटॉन होगा और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन. तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है. तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? यस सर. बट सर, हाँ बोलो. आपने बोला कि ये प्रोटॉन से खींचता है, देन सर इलेक्ट्रॉन से मूव कैसे होते हैं सर? फ्री कैसे हो जाते हैं? क्योंकि सर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है. फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो फिर इस पे घूम करके ये हट जाता है यहाँ से अपनी ऑर्बिट से. तो फ्री इलेक्ट्रॉन है. सो इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से हो रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? एट ए डिस्टेंस फोर्स. नाउ एट ए डिस्टेंस फोर्स का क्या मतलब है, या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब इसमें है? सर दूर से कोई सरकार हाँ. force लगे सर. So, if force is acting between two objects, if force is acting between two objects not in contact, not in वो कांटेक्ट में ना हो, then it is called non-contact force. आराम रिपीट करो. A force acting between two Objects which are which are not in contact, जो कि आपस में संपर्क में ना हो. is Objects called which are, या और भी लिख लो, which are not in contact. जैसे ये देखो, मान लो एक एप्पल है और ये अर्थ है, तो क्या अर्थ इस पर खींचेगी? yes, तो ये किस तरीके का फोर्स हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ है तो क्या वो साउथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ. और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव को आपस में अट्रैक्ट करेगा क्या? बोलो. तो ये भी तो नॉन कॉन्टैक्ट हुआ. और एक और चीज देख लो, मान लो नॉर्थ और नॉर्थ हैं, तो ऐसे में मैग्नेट आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे. तो भी तो ये नॉन कॉन्टैक्ट हुआ. और प्लस प्लस चार्ज है तो क्या होगा?
क्या Repel रिपेल करेंगे। करेंगे और माइनस माइनस है रिपेल तो इससे क्या पता चल रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस सर बोलो सर अट्रैक्ट टीचर अट्रैक्ट इच अदर। तो अनलाइक देखो अट्रैक्ट कर रहे हैं और लाइक पोल्स क्या करते हैं बोलो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर और सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। तो 3 ऐसे फोर्स बताओ जो नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। बहुत बड़ी बात है, शौर्य को भी पता है, आप बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। यही 3 ये भी बोल रहा है। सो एग्जाम्पल क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जाता है। और तीसरा क्या है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नाउ डिफाइन कांटेक्ट फोर्स। 2 चीजें हैं आपको डिफाइन कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन इतना बताना है एंड राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। 2 एग्जाम्पल इसके समझ लिए कौन कौन से सर और 3 ग्रेविटेशनल और डिफाइन इसको करना है, इसको करना है फ्रिक्शन पे। सर एक मिनट रब मत करो। हाँ बिल्कुल। एक है कि जो कोई संपर्क में है उनके बीच लगने वाला फोर्स और एक है कि जो कांटेक्ट में ना हो। जैसे इनमें कांटेक्ट में है क्या सेब अर्थ पे नहीं है तभी तो और खींच लेगी गिर जाता है नीचे ही तो गिरता है। Contact में ये भी लिख सकता है when force is applied between 2 objects which are not in contact. कांटेक्ट में ना, हाँ सर हाँ बोलो। सर कांटेक्ट फोर्स के सर एग्जांपल क्या होंगे? कांटेक्ट फोर्स में 2 है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है, मसल से अप्लाई करो फ्रिक्शन और ये ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है। जब तक स्प्रिंग को दबाओ नहीं तो क्या स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा? ऐसे हवा में तो नहीं लगेगा। तो इसलिए तीसरा भी अगर इसका एग्जांपल चाहिए तो स्प्रिंग फोर्स है। ओके, बहुत हो गया। हाँ बोलो। मस्कुलर फोर्स के 2 एग्जांपल। मस्कुलर फोर्स का मतलब है व्हेन यू लिफ्ट ए बकेट, व्हेन जो बुलेट्स यू ड्रॉ अ कार्ड, तो वो उसके एग्जांपल हो गए। बुलेट्स गाड़ी को चला तो उनके बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो। सामने सर ये आ जा रहा है सर। The force which acts सर between charges, हाँ, the force which acts, ठीक है, between charges, एक मिनट, जो चार्जेस के बीच में एक्ट करे उन फोर्सेस को क्या कहने बोले? सर ये सर सामने आ जा रहा है सर, इसका सर दिख नहीं रहा है सर उधर। उसका कुछ कर नहीं सकते, आप इधर सर बैठे। जैसे नीचे कर दीजिए। सर उसको दिखाई नहीं रहा हाँ, the force which acts, साइड ठीक साइड है, इधर बैठ सकते हो या थोड़ा इधर उधर कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। The force which acts between, एक लाइन के लिए दिक्कत है, बाकी तो Yes, sir. हाँ, which acts between charges, तो उसको क्या कहेंगे? चार्ज कितनी तरीके के होते हैं? चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स,
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी चीज में है तो वो रिपेल करते हैं, और निगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। When two dissimilar bodies are rubbed with each other, then charges are produced. जैसे कि ये पेन है और रैयान के हेयर में बिल्कुल तेल नहीं है, और ये भी बहुत अच्छा बाल है इनका, इनके भी तेल नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको रब करता हूँ। तो तेल नहीं है ना तुम्हारे बाल में, देखो मैंने इसको रब कर लिया, तो डिसिमिलर बॉडी अगर रब की गई तो इसमें क्या आ जाएगा, बोलो, चार्ज आ जाएगा। अब मैंने इस चार्ज को इसमें ट्रांसफ़र किया, देखो चार्ज आ गया मेरे पेन में, अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये खुल गया, देखो लीफ, तो उनमें रिपल्सन होगा क्योंकि यही चार्ज दोनों में चला गया, अब वही सिमिलर चार्ज गया तो क्या रिपेल हुई। अब और देखें किसके में ज़्यादा तेल है, कई में तो बहुत अच्छा खुल जाता। ये देखो नीचे गोल्ड लीफ दिख रही है, अब मैंने इसको किया, देखो खुल रहा है ना। आप कभी देख लेते हैं, अगर मान लो हो सकता है कि बाल तो ऐसे तेल ही आता आप तेल में लगाते हो तो मैं देख लेता हूँ कि किसी में तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये देखो, ये देखो, है ना, तो इसका मतलब है कि इनके बाद में तेल जब, तो ये देखो, हाँ ये कितना फैल गया, सर किसका बाल आ रहा, ये देखो, ये देखो, तो हो गया तेल लगाएंगे अलग नहीं, यही चार्ज इसमें क्या अलग अलग हो गया, तो ये कैसा कोर्स है, थोड़ा सा और इसको डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वही चार्ज दोनों में चला गया, अब क्या सेम चार्ज गया तो वे रिपेल करेंगे कि नहीं, सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। नाउ लेट अस सी, यानी मान लीजिए कि ऐसे हमने किया, ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उससे तो बहुत लोग खुश हैं। ये देखो इसमें हम ऊपर ऐसे पेन लगा रहे हैं, तो बाल में पहले लगा लिया और फिर इस पर पेन लगाया, तो नीचे देखो क्या ये फैल गया है, ऐसे लगता है कि कुछ आपको दिख रहा है, यस सर फैल रहा है। तो इसका मतलब मैंने बाल में लगाया और बाल में लगाने पे ये कितना फैल गया, देखो है कि नहीं। सर बालों में से चार्ज तो ये डिसिमिलर बॉडी, जब दो डिसिमिलर बॉडी की जाएंगी तो क्या होगा, दो डिसिमिलर, तुम भी करो अपने कैसे, सर मेरा नहीं है हाँ कोई बात नहीं, करो करो, पूरे सुन ये तो बिल्कुल सर दिख रहे हैं कोई भी करेगा, सर मेरा वाला देखो सर पूरा सब देखो ये तो पूरा ही फैल जा रहा है, ये देखो जब तक टकलो को फिर से तेल लगा समझ में आ गया? सर 3-4 पेन एक साथ लगा दे तो हाँ सर अब तो बिल्कुल ही खुल जाएगा, सर ट्राई कर सकते हैं। समझ में आने बात की नहीं, चलो गिराना नहीं है, कांच का है बस। अच्छा अब आगे चलें, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया। नाउ लेट अस डू इट। सर तो इसमें गोल्ड लीफ है, क्या चीज है, गोल्ड लीफ आपस में खुल सर जाती रियल है। गोल्ड है हाँ हाँ बोलो, सर वो सर आपने जो एग्जांपल दिया सर प्लस और माइनस का सर बोलते हैं। वो समझा रहा हूँ, गेट दैट इज, अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वो सर एक और हाँ सर बोल, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ना, माइनस और प्लस अट्रैक्ट। हाँ माइनस में एक ही बात है, वो कहीं भी रख दो। लेट अस सी सम वीडियोस रिगार्डिंग दिस, और आपको भी दिखाते हैं। चलो नाउ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ एग्जांपल ऐसे देखो। ऐसे अब जैसे हमने एक तो किया, लेकिन बाकी को हम एग्जांपल में देखेंगे। कभी ऐसे आपने किया कि फूले हुए बैलून को सर में लगा के ऐसे रख दिया? हाँ सर वो चार्ज चाहिए जब डिसिमिलर बॉडी
या फिर सर मतलब कुछ सर उसको सर अपने कौन को सर अपने बालों पे Yes, sir. सर वो भी करते हैं। पानी के साथ रखते हैं सर वो अट्रैक्ट चलो हाँ वो शाम में लगता था कि हमारे बालों में सर लाइट छापने के साथ वेस्ट होता है सर उससे भी सर कर सकते हैं। सर बालों में तेल लगा सर स्केल से रब कर ये सर तेल लगा करके होता है ये सब तेल लगा Okay, let us see electrostatic force experiment. सर ये लोग क्या करेंगे सर सर ये अलग करते हैं। Electrostatic force experiment. So let us see what happens. कि electrostatic class 8 का ये यही देख लेते हैं. अरे ड्रॉ तो बिना छुए ही घूम रही है, ये अच्छी बात है। अरे अरे ये तो हाथ से भी चलती है और वो भी बिना टच किए हुए। सर इससे इधर घुमा दीजिए सर इसको वो भी देख सकता है अरे सर। ये बलून तो दीवार पर ऐसे ही चिपक गए बिना किसी गोंद या टेप के। आप जानना चाहते हैं ये कैसे होता है? तो आइए। क्लोथ में रब कर रहा है। हाँ ये किसी क्लॉथ में रब कर लेगा, ग्लास को रब कर लेगा या पेन को ऐसे कर लिया किसी क्लॉथ में। अब ये देखो अब पेन में चार्ज आ गया होगा। तो वो उसी पेन से जिसको रब किया था। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ गए ना। तो ऐसे घर में भी कर सकते हो। तो ये हो गया। हम आपके पास ये वीडियो भेज देंगे। और देखो और कोई देखो और कुछ अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है सर ये हमने किया। तो ऐसा भी एक्सपेरिमेंट होता है कि पेपर चिपक जाता है कि नहीं स्केल में। सर ये तो टैलेंट है सर। तो अगर सर में ऐसे स्केल करो डिसिमिलर व्हेन डिसिमिलर बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, तो देखो पेपर ऊपर आ रहा है स्केल में। तो ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कुछ हो सकता है। तो let us see, ये देखो अब देखिए जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, चार्ज कितना है उसको मेजर करने के लिए गोल्ड लीफ है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। जो अभी दिखाया वो क्या था? तो ऐसा ही अभी बना रहे देखो। हाँ ये इसीलिए और लास्ट में क्या करेंगे, 2 एल्यूमिनियम फॉइल डाल देंगे, बस इधर पे बना लो और इसमें रख दो कोई भी चीज नहीं। और इसमें अब ये देखो पीवीसी पाइप पे कपड़ा रब कर दिया। ये बड़ा सर जैसे हमने पीवीसी पाइप पे कपड़ा रगड़ लिया और फिर ये खुल जाएगा। ये देखो तो इससे क्या होगा, ये देखो हो रहा है कि नहीं। अब ये देखो प्लास्टिक बैग है, तो अब प्लास्टिक बैग पे भी कुछ कर सकते हैं। ये ऊपर अब ये नीचे नहीं आने देगी, प्लास्टिक बैग को रिपेल कर रहा है। हवा में पकड़े है कि नहीं। और जो प्लाज्मा बॉल हम लोग देखते हैं वो भी तो चार्ज का इफेक्ट है। यस सर प्लाज्मा अब देखो अब ये देखो दैट इज स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर ड्यू टू चार्जेस।
तो ये भी देखें कि अगर हम चार्ज बॉल को छुएंगे तो क्या टचिंग ए चार्ज बॉल फॉर हेयर, सर सर कुछ भी सर अंदर लगे तो चार्ज बता रहे हैं। देखो तो इससे क्या होगा, बाल खड़े हो जाएंगे अगर चार्ज चीज को पकड़ेंगे। ये देखो ये चार्ज चीज को पकड़ रही सर जैसे बिजली गिरने वाले की सलवार बांध कर ये देखो बिजली गिरने वाले इसमें खूब सारा चार्ज है। ये देखो और ये चार्ज बॉल को पकड़ रही है। इसको चार्ज कर देंगे तो क्या इसके बालों तक चार्ज पहुंच जाएगा, बाल दूर दूर हो जाएंगे। देखो बाल खड़े हो गए ऐसे बनाया जाता है कि मुंह में दांतन वगैरह बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब ये चार्ज को पकड़ रही है तो फिर क्या होगा, क्या दूर दूर हो जाएंगे बाल, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि सर असली में सर पूरे खड़े हो जाते हैं। हाँ, असली में ये खड़ा हो रही है। ये देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देख लिया। One of the box of the volunteers stand on our ends, and each of them has AMZ to try it. This is Miss Ride at the American Museum of Science. समझ में आ गई ना? ओके ना, तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? When two dissimilar bodies are rubbed with each other, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मान लो कि एक ये है और इस पाइप को तुमने एक क्लॉथ से रब किया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और ये कैसी हो जाएगी, क्या नेगेटिव। और फिर इसके चले गए तो इसमें क्या सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन बचे, बोलो। तो ये कैसी हो जाएगी। अब ये जो निगेटिव वाली है, तुम इस निगेटिव वाली चीज को एक इलेक्ट्रोस्कोप में, ये बोतल ली थी कि नहीं अभी उसने दिखाई थी, अब बोतल में क्या भर दिया उसने, बोतल में एक यहाँ पर वायर लगाया और फिर यहाँ दो ऐसे कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, बोलो। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा, तो अब क्या होने वाला है, ये खुल जाएगा कि बंद हो खुल जाएगा? जाएगा क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, खुल जाएगा बोलो, रिपेल रिपेल करेंगे तो खुल जाएगा। तो अगर मान लो इसमें ज्यादा किसी के पास चार्ज है तो क्या ये ज्यादा खुलेगा? डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप, द डिवाइस व्हिच मेजर्स अमाउंट ऑफ चार्जेस इन ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। क्योंकि ज्यादा खुलेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादा चार्ज है। रिपीट करो बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप। चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तो करो। बहुत देर से क्लास में नहीं है क्या, कहाँ कर आऊँ चल, बड़ी बात है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि लिखा है, इतनी ईमानदार है, देख के भी नहीं बताई, बहुत ये ऑनेस्ट है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? The force which are in charge, ये तो बता ही नहीं आप। The force which act between the charges at rest is known as electrostatic force. तो ये the force which acts between charges at rest, static का मतलब ही है कि at rest पे हो, तो charges at rest. So इसमें क्या होगा, when two dissimilar bodies are rubbed with each other, तो क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो। When two dissimilar bodies are rubbed, आपस में रबिंग कर रहा था कि नहीं वो कपड़े को उससे पाइप से, rubbed with each other, इस सेंटेंस को कौन पूरा करेगा? Then अभी बताओ, ये बताए थे सबसे पहले, आ रहा हूँ बताता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि नहीं, इसका मतलब है ये पढ़ के आए थे घर से।
तो देन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तब क्या चीज ट्रांसफर होती है? प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर हो सकते, प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं। प्रोटॉन अगर इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा है। ये प्रोटॉन है, एक मटके में एक सरसों का दाना, चार्ज दोनों में सेम होते हैं। सर प्रोटॉन हम सेल मान लेते हैं और इनको हाँ देखो, तो सेंटेंस पूरा क्या है, इस सेंटेंस को पूरा करवा रहा हूँ। when two dissimilar bodies are along with each other, then electrons are Get transferred from one body to another body. So then electron is transferred. get Transfer transferred from one to one body to other body. The body which receives electron, जो इलेक्ट्रॉन पाती है वो कैसी हो जाती, पॉजिटिव की निगेटिव? सर इलेक्ट्रॉन जो पाती है सर हाँ। सब नेगेटिव। सही है। The body which receives electron get negatively charged and the body which loses electron, सही है। जैसे इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सारे दे रही है इसको, तो फिर ये क्या हो जाएगी बोलो, पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं? तो द बॉडी which receives electron get negatively charged and body which loses electron get, वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर मान लो रैयान और देवव्रत आपस में पेन रगड़ते हैं, अपना पेन ऐसे ऐसे, और दोनों धागे में लटका देते हैं, तो वो दोनों पेन आपस में पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे क्योंकि दोनों के पेन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर वो दोनों निगेटिव चार्ज अगर धागे में लटके हैं तो दूर हो जाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए, सो गेट पॉजिटिव चार्ज, इतनी बात हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी स्ट्रॉस को बाल में रगड़ दिया जाए। स्ट्रॉ तो बहुत हल्की होती हैं और किसी बहुत अच्छी सरफेस पे रख दिया जाए, ग्रेनाइट पे जो बहुत अच्छी हो, जिसमें कोई फ्रिक्शन कम हो, तो क्या वो स्ट्रॉ पास आएंगे कि दूर? क्योंकि सभी स्ट्रॉ को तुमने बाल में रगड़ा है तो सब पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो वो स्ट्रॉ कैसे आएंगे? अब बहुत सारे बैलून अगर सर पे रगड़ दिए जाएं तो वो बैलून पास आएंगे कि दूर? दूर तो नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से, हाँ, तो ये चीज यहाँ दिखाई गई है। और ऐसा देखो, क्या जो मैंने बात कही रैयान और देवव्रत की, वैसी ही बात इसमें दिखाई गई है। 11.11 फिगर में देखो जरा, एक पेन को पहले से रगड़ के लटका दिया गया और दूसरे पेन को पास लाया गया। देखो देखो, पास आएगा कि दूर जाएगा? दूर चला जाएगा। ये देखा आपने? यस यस। इसका मतलब है इफ टू, इस चीज को लिख लें, सो दैट इज, अगर हम एक और भी चीज कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास दो थर्माकोल है। अब दो थर्माकोल को, ये मैं रिया के बालों को लगाता हूँ। अब देखो, ये लगा दिया, ये देखो, अब मैं यहीं रखूं तो ये पास आ रही है, दूर? देखो ये भाग रहा है ना, ये इस पे चिपक भी गया, ये चिपक ही गया। ये देखो, कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी अब ये देखो, ये तो एक ये सर इधर दिखाना, ये भागेगा, दिख ही नहीं रहा सर। फिर से देखो, मान लो ये दो हैं, तो अगर ये है तो ये इसके पास नहीं आएगा, ये इससे दूर जाएगा, क्योंकि ये है ना, ये बिल्कुल, ये हटा लिया गया तो गिर गया। और नहीं तो ये दूर भागना चाह रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। बात समझ में आ गई कि नहीं?
तो ये चीज़ है कि ऐसा घर में भी कर सकते हो, और अगर इन दोनों को करके पॉलीथीन में डाल दो तब तो तुम्हें और पता चल जाए कि हाँ ये दूर जा रहा है, क्योंकि पॉलीथीन में ये एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। ये देखो पॉलीथीन के अंदर, हाँ ये देखो पॉलीथीन के अंदर डाल दो तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये कर लिया, सर हमें दिख रहा अभी दिखेगा। ये हमने ये लिया थर्माकोल और इसको बाल में ऐसे ऐसे कर लिया, क्या ही नहीं रहा वो, क्योंकि रिपल्सन है ये। अब एक दूसरे को भी कर लिया ऐसे, तो दो को अगर इसमें डालेंगे ना, डाल दीजिए, ये पहले से ही भाग रहा है। सर डाल दीजिए फिर जाना सर गया। तो ये आपस में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, आप जितना भी करने की कोशिश करो ना, देखो दूर भाग रहे हैं नहीं, उसके ऊपर वो नहीं आना चाह रहा, कह रहे नहीं हम तो सेम चार्ज है। जब एक का पास आता है तो बहुत पास रखने पर भी इनमें क्या होगा, दे विल नॉट बी, तो थोड़ा चार्ज है इनमें, तभी तो दूर दूर है ये चीज। तो दे आर गेट सेपरेटेड, वो पास नहीं आ रहे हैं, कितना भी कर लो के पास नहीं आएंगे, दूर दूर ही रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देख लिया। अगला देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। दैट इज the force acting between two masses is attractive in nature। बोलो, जैसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, the force acting बिटवीन टू मासेस, जिसमें मास हो उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। बिटवीन टू मासेस आर कैसा है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कैसा होगा, इट इज अट्रैक्टिव। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव आ रहा है? ये बहुत अच्छा जानते हैं, बोलो सर ऐसे कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव। बहुत अच्छा, बोलो दिव्या। हाँ ये ठीक है, आप बोलो। बोथ होगा, बोथ, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज रिपेल करते हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हैं, तो ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव बोथ है। इंटेलिजेंसी से बताया ना। तो अब ये देखो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये मान लो सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। क्योंकि सर ये अलग अलग ये इधर आएगा और ये इधर यस सर आएगा। अट्रैक्टिव क्या अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करती है? नो यस यस हाँ, क्योंकि उस पर भी मास है। ये पेन अगर नीचे गिर, पेन अगर हमने छोड़ दिया तो क्या ये पेन नीचे गिरेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो ये अगर पेन नीचे गिरेगा तो क्या अर्थ भी इसकी ओर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, बस पेन नीचे आएगी। लो, ये तो बता दी दिव्या, आएगी। क्यों? क्योंकि जब दो भी चीजें अट्रैक्ट होंगी, कितनी आएगी? वो बहुत थोड़ी आएगी, वो हम देख नहीं पाते हैं। बट कोई भी दो चीजें तो एक दूसरे की तरफ आती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? जिसका मास बहुत ज्यादा है उसको थोड़े फोर्स से क्या उठाया जा सकता है, लेकिन इस पर थोड़ा फोर्स लगे तो गिर जाए, और उतने थोड़े फोर्स से क्या कोई इसे धक्का मारने का होगा कुछ अर्थ पे? तो इतनी कम आती है कि वो फोर्स दोनों पे लगेगा, लेकिन इसमें बहुत मूवमेंट है और इसमें थोड़ा मूवमेंट। तो ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव है। तो सन और अर्थ के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ और मून के बीच लगने वाला, बोलो रिया, कैसा है? सर वो ग्रेविटेशनल अर्थ और मून। और अर्थ पर एक अगर पार्टिकल है जो अर्थ की ओर आ रहा है, वो कैसा है? सेब गिर रहा है, सही है। तो एप्पल का ग्राउंड पे गिरना इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सन, अर्थ का सन की ओर अट्रैक्ट होना इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
मून का अर्थ के अराउंड चलना इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। और जब मून आता है ऊपर तो क्या समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है, उसको Yes, टाइड tide, कहते हैं। tide. क्या वो भी ग्रेविटेशन? Yes, sir. तो जब एक बार सन आएगा तो समुद्र सर ग्रेविटेशन। इसमें सर रात को सर मतलब सर बीच की बात में हाँ बोलो आद्या। सर जो भी चीज सर जो गिरेगी सर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लगेगा, कोई भी चीज गिर रही तो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। सो कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स वी आर ऑल बाइंड टू व्हाट ड्यू टू बेटा, ये बोलती ही नहीं कुछ, पता नहीं इसको बोलने की दवा खाओ। हाँ बोलो सही। सो इट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बता दे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, The force between the charge. acting between two charges. It is either repulsive or Attractive. and gravitational force is always Attractive. सही है। तो चार चीजें देखो किनके किनके बीच लग रहा है। So this force binds us to earth। हमको किससे ये बाइंड करके रखता है, नहीं तो हम हवा में तैरते रहे। This force binds moon to earth and this force binds earth to sun। अर्थ को ये किससे बांध के रखता है, and tides are due to, tides किसकी वजह से आते हैं, due to gravitational force। ओके, जितनी बात समझ में आ गई। सर इसे एक लाइन में लिखना कि सर अलग अलग 4 लाइन में? आप एक साथ भी लिख सकते हो। 4 अलग अलग फैक्टर हैं। हमको अर्थ से बांधता है, मून को भी अर्थ से बांधता है, अर्थ को किससे बांधता है, सन से। और टाइड किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको नोट लिखने हैं, तो राइट नोट ऑन जो भी ये फिगर है वो सब बनाना है जो उसमें चार्जेस रिपल हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। राइट नोट ऑन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे ट्रांसफर से, जो लिखाया है वो लिखना है कि जब डिसिमिलर बॉडी रब की जाती हैं तो चार्ज एक से दूसरे में आ जाते हैं। जिसमें चार्ज आते हैं वो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर नोट लिखें। और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल, 2 पे नोट लिखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लोग चार नीचे एक्स्ट्रा लिखवाए तो वो भी उसमें क्या लिखोगे, when two dissimilar bodies are rubbed with each other then electron get transferred from one body to other। अगली लाइन बोलो बेटा देवव्रत। one body to another and from the body which has positive charge is transferred to ये तो नहीं बोल रहा है, और कोई बोले, मैं बोलो। The body which transfers electrons, ठीक है ना, तो electrons are transferred from one to other। The body which receives electron becomes negative charge। The body which loses electron becomes सर पॉजिटिव ये लिखो। चलो हाँ हाँ बोलिए। सर वो सर आपने फिगर बनाया ना सर, सन और अर्थ सर ऊपर उसकी सर क्या है वो वर्ड क्लियर नहीं है। ये सन है, ये अर्थ है, और अर्थ और सन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और मून और अर्थ आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ओर खींच रहा है, जैसे हम लोग हैं। पूछो क्या पूछ रही हो। सन का भी इमेज बनाना है। चलो स्टार्ट करो। जितना लिखा है वो लिखना है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इलेक्ट्रो। चलो
सर कल टेस्ट लोगे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा करती होगी। तो लिखो ग्रेविटी, बुक में बोल्ड में लिखा है ग्रेविटी। अर्थ पुट्स every object towards itself, towards it, अपनी ओर खींचती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल फॉल हो जाता है जमीन पे, तो उसे क्या कहेंगे? क्या ग्रेविटी की वजह से होता है? सो एप्पल फॉल्स डाउन टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ओके, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज जो अर्थ की ओर गिर रही है वो किस वजह से गिर रही है? Gravity. ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब जरा देखें कि वाटर माउंटेन से चलता है और सी में क्यों गिर जाता है? माउंटेन से चला Gravity. क्योंकि डाउनवर्ड चल रहा है। डाउनवर्ड्स तो सर ग्रेविटी प्रेशर क्या होता है? आर्डर। सर जब किसी भी चीज को सर धक्का मारते फिर उसके हाँ। ऊपर सर दबाव डालते हैं सर। अभी बताओ, मैं इस पे ऐसे बोर्ड पे कर रहा हूँ तो प्रेशर आ रहा है Yes, sir. कि Yes, sir. अब आ रहा है? सर अब आ रहा है सर पहले परपेंडिकुलर फोर्स, इफ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट। तुम जब ये नेल लेते हो तो ऊपर से मारते हो कि ऐसे ऐसे नेल पे ऊपर से फोर्स मारा जाएगा ना। नेल आपने लिया तो क्या मैं इस पे ऐसे ऐसे मारूं कि ऐसे? सर ऐसे ऐसे तो ऊपर से, तो तब प्रेशर आएगा और नेल अंदर चली जाएगी। जब तुम पिन को कहीं पर एक ड्राइंग बोर्ड में प्रेस करते हो ना, पिन नहीं लगाते हो कागज में, नोटिस बोर्ड में पिन लगाने जाते हो, कभी मैम कपड़ा लगा होता है उसमें पिन लगा देनी पड़ती है, तो तुम ऐसे पिन को प्रेस करते हो कि ऐसे? ऐसे तो अगर बोलो कि अगर मैं तुम्हारे हाथ में इस पे प्रेशर लगाऊं तो ये इसमें तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कि मैं यहाँ एक नीडल पे प्रेशर लगाऊं तब लगेगा। तो अगर मान लो कांटेक्ट एरिया कम है तो क्या प्रेशर ज़्यादा होगा? Yes, sir. अगर तुम एक बहुत गद्देदार स्ट्रैप अपने शोल्डर्स पे रखो और एक है बिल्कुल वायर, उस पर 10 किताबें, तो कब ज़्यादा प्रेशर? सर वायर तो इसका मतलब है इफ एरिया इन कांटेक्ट इज मोर देन द प्रेशर इज लेस। और एरिया अगर छोटा सा है, रस्सी बांध के चलो तब फिर अच्छा लगेगा कि नहीं? सर उसे पूरा छिल जाएगा। तो छिल जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए दो चीज़ें देखो, मान लीजिए ये ऐसा ऐसा इस तरीके का पिन है और मैंने इस पे थंब लगा दिया, तो दिस इज, अब इस पर मैं थंब से ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बताइए अभी प्रेशर इस पे ज़्यादा है कि ये जो नेल है इसका ऐसा शार्प एंड है तब प्रेशर ज़्यादा है? किस केस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? Sharp and तो ये दो है, तो ये इफ एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन द प्रेशर इज मोर। और यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है क्या? परपेंडिकुलर फोर्स। आप तो ऊपर से दबाओगे ना। सो इफ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन pressure. if perpendicular force is applied on an object then तब क्या होगा? प्रेशर इज exerted on it, इसका प्रेशर लगेगा, exerted on it। अब प्रेशर की डेफिनेशन लिखो। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सर क्या चीज होगी? फोर्स अपॉन एरिया। जरा देखो, मान लो कि एक ये चीज है और इस पर अब एक है ये, तो नीचे एरिया ज्यादा हो, ये एरिया नीचे, ये देखो ये ऐसे रखा है और ये कैसे रखा है? ये भी 2 किलो का है और ये भी 2 किलो का है, तो इसमें सिर्फ नीचे कितनी चीज कांटेक्ट पे? इतना। और इसमें कितना कांटेक्ट पे? बोलो किस में एरिया ज्यादा है?
सर उसमें टू सेकंड वाले में ज़्यादा है क्योंकि ऐसा ऐसा रखा है। तो किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा? फर्स्ट में क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो यहाँ प्रेशर मोर है, प्रेशर, और यहाँ प्रेशर कैसा है बोलो? लेस। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि कोई भी चीज अगर 2 kg की है, जितना भी के फोर्स, वेट का फार्मूला समझिए। वेट का मतलब है कि उसका मास कितना है और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मास इंटू ग्रेविटी। तो मास हुआ कितना भी हो सकता है और जी को ग्रेविटी कहते हैं। मान लो अगर 2 kg की चीज है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, 10 से 20 तो 20 न्यूटन। न्यूटन 2 kg की चीज है, अगर तुम 10 किलो की मान लो हो तो 10 में 10 से और मल्टीप्लाई 100 न्यूटन का फोर्स लगा। लेकिन तुम 40 kg की हो मान लीजिए, या 35 kg से, समझ में आ गई बात? तो 35 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो तुम अब तुम्हारी वजह से अर्थ पे कितना वेट पड़ रहा है? 350। तुम 2 किलो आम लेके आती हो तो अर्थ उसे कितनी वेट से खींच रही है? सर 20 न्यूटन भी बोलो। 20 तो न्यूटन तुम्हें उसे उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन। क्योंकि अर्थ इतने खींच रही। समझ में आ गई बात? तो यहाँ बताओ इस पर नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? सर 20 न्यूटन। क्योंकि ये देखो 2 kg मास है। अच्छा 20 न्यूटन ये लग रहा है, ये भी 20 न्यूटन लग रहा है। क्या तुम्हें एरिया निकालना आता है? मान लो ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, सर, एरिया? तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर L इंटू बी। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो कितना एरिया हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। भाई 1 ये और ये 1 ये। अच्छा ये बताओ, ये 1 मीटर है और इधर देखिए रेयान, ये 2 मीटर है, तो इसका एरिया बताओ। सर 2 That is, इस केस में देखो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो एरिया कितना हुआ? 2 into 2. तो 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब पहले केस में यही फार्मूला लगाओ, तो प्रेशर क्या होता है बोलो? क्या फोर्स अपॉन एरिया? तो दिव्या में फोर्स की जगह क्या लिखूं बोलो? यहाँ से देख के बताओ, अभी मैंने निकाला है 2 kg की चीज पर कितना फोर्स है भाई? उसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगी ना, ग्रेविटी नहीं लगती हर एक चीज पे। तो फोर्स की जगह 20 लिखोगी और एरिया की जगह क्या लिखोगी? कितना एरिया है बताओ यहाँ? तो 1 मीटर स्क्वायर, और ये न्यूटन है, तो फिर कितना हो जाएगा प्रेशर? 20/1 कितना होता है? 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये समझ आ गया? अच्छा दूसरे केस में बताओ, प्रेशर का फार्मूला पहले बताओ। चलो फोर्स अपॉन एरिया में F की जगह क्या लिखा? 20 न्यूटन, और एरिया की जगह क्योंकि 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो बोलो कितना आ जाएगा? 10 सर माइनस, हाँ बोलो। ये 2 हो गया, 20 हुआ फोर्स। सर वो माइनस क्यों लिखते हैं? कहाँ पे बोलो? सर सर, 10 न्यूटन। ये जो मीटर स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला गया। कोई चीज नीचे की होती है ना, जैसे नीचे कभी ऊपर है मीटर और नीचे सेकंड है, तो अगर तुम ना लिखना चाहो तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दो, तब ठीक लगेगा। एक ही चीज है, नीचे की चीज ये मैथ में पढ़ा है कि नहीं? नीचे की चीज जब ऊपर जाती है पावर निगेटिव आ जाती है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो तुम्हें ये ठीक लगे ये लिख लो। लेकिन फिर भी मयंक एक बात बताओ, मान लो एक इस तरीके से कॉलम है और इसका जो नीचे का एरिया है ये 4 मीटर स्क्वायर है और इस पर 40 न्यूटन का फोर्स है, और एक इस तरीके का है जो इस ऐसे रखा है क्यू, और उस पर 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो नीचे एरिया इन कांटेक्ट है वो 5 मीटर स्क्वायर है। तो पहले केस में प्रेशर बताइए मयंक, और दूसरे केस में? सर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर भी लगाओ ना नीचे, और इस केस में बताओ? सर हाँ बोलो। 400 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 400 सही है, हाँ बोलो। डिवाइड करते हैं ना। तो पहले केस में प्रेशर बताइए। हाँ बोलो बोलो। सर 10 हाँ। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो पहले में 40 न्यूटन अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा? Sir, 10 Newton per meter square. सही है। अब दूसरे में भी तो बताओ। Sir, 13. यही सही बताओ। 16 नहीं होगा? फोर्स कितना है? 80 और नीचे 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 बन रहा और 30 बचा, तो 16 Sir, 16 per meter square. सही है। अच्छा ये बताओ, अगर एरिया ज्यादा हो जाए किसी चीज में तो क्या प्रेशर कम हो जाएगा? किसी भी चीज का डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए। फिर से समझो, बताओ ये मान लो एरिया एक में 100 है और एक में 10 है, तो बोलो प्रेशर इस केस में ज्यादा होगा कि इस केस में? जब एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। और जब एरिया बहुत ज्यादा मोटा तो प्रेशर। सो प्रेशर क्या होगा बोलो? इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज लेस। ये बात समझ आ गई? तो प्रेशर पहले बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय प्रेशर? प्रेशर डिफाइन करो पहले। जैसे तुम ये समझ लो 4 मीटर स्क्वायर में इतने का फोर्स लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने का लगेगा? सिर्फ 1 मीटर में क्या 10 का लगेगा? सो प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, 4 पे इतने, भाई एरिया से डिवाइड कर दो तो क्या 1 का नहीं आ जाएगा? 4 पे 40 का लग रहा है, तो 1 पे कितने का लगा? 1 पे जितने का लगा वही प्रेशर। तो बुक में क्या लिखी जरा डेफिनेशन दो। दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। प्रेशर वर्ड दिखा, बहुत मोटी हेडिंग में लिखा है, तो क्या लिखा है बोलो? प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, क्योंकि तुमने एरिया से डिवाइड कर दिया तो यूनिट एरिया पे आ गया। जरा यहाँ देखो, ये कितने एरिया पे लग रहा है? क्या 2 मीटर स्क्वायर? Yes, sir. 2 मीटर स्क्वायर पे कितना लगा? 20 Newton. तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगा? 10 Newton. तो डिफाइन करो प्रेशर क्या है? If बोलो। force is applied on a फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। unit area is known as लिखो इस बात को। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर। अब जरा देखो, फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या है? Sir, फोर्स into area. अरे Sir, divide by area. ये नया फार्मूला बता रहे हैं। आप न्यूटन तो नहीं है? Sir, अच्छा यूनिट बताओ इसकी, यूनिट ऑफ प्रेशर। ये किस में है? क्या ये न्यूटन में है? और ये किस में है? तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इफ एरिया इज मोर, इस सेंटेंस को पूरा करो। then the pressure is less. देन अगर बहुत मोटा स्ट्रैप है एरिया, pressure is देन प्रेशर इज less. अच्छा इज लेस। और इफ एरिया इज लेस Then the pressure is Pressure more. is more. then pressure is more. अब जरा देखिए कि ओके सर ये क्या लिखा है सर? ये कील वगैरह के मतलब इफ वो चीज अप्लाई मतलब किसी चीज पर जो भी फोर्स तुम्हें लगाना है वो परपेंडिकुलरली लगाना है, एक परपेंडिकुलर फोर्स। ये सरफेस है, तो सरफेस पे तुम जो फोर्स लगा रहे हो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है इनके बीच? और ऐसे अगर कील ठोको तो ठुक पाएगी? तुम्हें कैसे ठोकनी पड़ेगी? परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर। तो प्रेशर को डिफाइन करें देवव्रत। The pressure when force is applied on a unit area is known as pressure. यही है। इसकी यूनिट क्या है? Sir, unit sir Newton upon meter square. इसका फार्मूला क्या है? Sir, force upon area. ठीक है ना, आगे देखो। वेट क्या होता है? डाउनवर्ड पुल।
डाउनवर्ड पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, acting on any object is called, बात नहीं करो, it is called weight। यानी अगर किसी भी चीज पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ये अर्थ है तो डाउनवर्ड। और अगर वेट का फार्मूला क्या होता है? सर वेट का मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, यानी W इज इक्वल टू M इनटू G। Yes, sir. और G कितना होता है? 10। G की वैल्यू 10 है, तो इससे हम वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट क्या होती है मानसी? ये ठीक बता दीजिए। हाँ बोलो। सर किलोग्राम, ग्राम, हाँ Unit of weight. हाँ Kilogram, gram. सही है, बोलो। सर टन से होता है, केजी। ये ज्यादा अच्छा होता है। कहने कि सर आप तो न्यूटन लिखे हो सब जगह वेट को, क्योंकि जब इसका वैल्यू आपने सॉल्व किया था 20 टन तो न्यूटन में लिखा था। भाई दिव्या प्रैक्टिकली सोच रही है। मैंने कहा आपने वेट का आंसर फाइनली किस में लिखा? और वेट भी एक फोर्स ही है। इनका सोचना कितना सही है। और ये लोग मास बता रहे 2 किलो 4 किलो, किलो थोड़ी ना हो सकता फोर्स। इतना प्रैक्टिकली वो बताएं नहीं। तो यूनिट ऑफ वेट क्या हुई? न्यूटन। इसको किस में एक्सप्रेस किया जाएगा? अगर 2 केजी की चीज है तो इस पर वेट कितना हुआ? सर 20 न्यूटन। 2 केजी तो मास हुआ, लेकिन पुल कितना? 20। अब मान लो यही अगर सन पर हो, ये अभी अर्थ पर है, तो तब ये 2 केजी की चीज है, तो 2 केजी पे तब वहां कितना फोर्स लगेगा? तब वहां पर वेट की वैल्यू जानते हो क्या होगी? M इंटू जी। तब इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, तब वहां 20,000। वहां सुई गिर जाए तो 10 हाथी ना उठा पाए। सन पे इतना पुल है। अगर उनसे कह दो चैलेंज है, हाँ 10 हाथे से मिलकर सुई उठा लोगे ना? कहाँ उठा ये चीज। अब मून और हल्का है, मून पे तुम बॉल उछाल दो तब तक 10 बार चाय पियो, अभी आ रही है, अच्छा आ रही है। सर तक ग्रेविटेशनल फोर्स, जब तक वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी फिर धीरे धीरे आएगी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है उसका। वहाँ मून पे 1/6 है और सन पे सर हम सबसे मून पे सर बहुत ज्यादा कूद सकते हैं सर, मतलब बहुत ऊपर तक। हाँ बहुत ऊपर, इससे 6 गुना ऊपर। हाँ बोलो। तो आप समझ गए यूनिट ऑफ वेट क्या हो गई? यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अब देखो कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर एंड वेट, राइट देयर फॉर्मूला एंड यूनिट्स। Second question, if an object is of 5 kg mass, find its weight। देखो फार्मूला ऊपर दिया, इसी से निकालना। G की जगह 10 लेना, ठीक है? तो find its weight। वैसे 9.8 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं? अच्छा तीसरी चीज, if 40 Newton force is acting on 2 meter square area, find pressure। 3 सवाल करें। प्रेशर का फार्मूला पता है? सर फोर्स बाय फोर्स ऊपर लिखना और एरिया नीचे, और फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखना है लास्ट में। ये 3 सवाल करें, ये कर लोगे? मान लो मास कितना लोगे? सर सेकंड वाला कर लेंगे। मास 5 लोगे, जी कितना लोगे? 10। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 50 क्या? 50 न्यूटन। क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है? ये चीज करें। चलो और फिर थर्ड वाले में सर हम सर ऐसे लिखना है, यूनिट ऑफ प्रेशर N इज इक्वल टू। ये पहले लिख दोगे प्रेशर इज इक्वल टू Yes, sir, ये तो है। अब फोर्स की जगह क्या लिखोगे? सर सर फोर्स की जगह 40 न्यूटन और एरिया की जगह क्या लिखोगे? 2 मीटर स्क्वायर। तो उनको डिवाइड कर लेना, जो आंसर है उसमें भी यूनिट लिखना, न्यूटन सर 8 न्यूटन मीटर। 8 आएगा। 20 न्यूटन। ध्यान से ध्यान करो। हाँ सर 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर। करो।
सर हमें सर ये भी लिखना है सर, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। हाँ ये लिखना है प्रेशर में, और वहाँ वैसे लिखो, ठीक है। चलो सर वेट के अंदर सर ऐसा भी लिख सकते हैं सर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं वेट के अंदर प्रेशर पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन, फोर्स, फोर्स होने सर, फोर्स पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट डाउन ये कह सकते हो डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। मैं दूसरी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। यस सर। ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड लिख दो। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसे क्या कहेंगे? ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। सर ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी। ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, इसकी वजह से इज वेट। ये ठीक है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स है सर, ये सर प्रेशर का इस पे फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड ऑन यूनिट सरफेस। यस सर, यूनिट सरफेस। यूनिट जरूर है, एक मतलब जैसे 2 पे इतना लग रहा है तो 1 पे कितना लगेगा? 20। 2 से क्यों डिवाइड करो? क्योंकि 1 का चाहिए। यस सर। 1 दर्जन केले का दाम इतना है तो 1 का तो 12 से डिवाइड करते हो कि नहीं? यस। चलो करके दिखाओ। ऊपर की डेफिनेशन लिख ली है, याद रहे ना? ग्रेविटेशनल पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। अर्थ इज कॉल्ड। चलो सर किसी ने आपका कैमरा ऑफ कर दिया। किसने ऑफ कर दिया? सर कैमरा कौन ऑफ कर देगा? कैमरा अपना 1 मिनट, अभी आ रहा है। सर हमें सर जैसे इनकी सर वो पता नहीं सब